Hello friends, you are most welcome in our channel Economics Track. Today in this given lecture, we are going to discuss about balance of payment. We have got definitions. That is, BOP is a statement of account showing all monetary transactions. Okay, यानी कि balance of payment जो वो क्या है monetary transactions है, यानी कि economic transactions है, एक और एक से अधिक देशों के बीच. यानी कि जब हम balance of payment की बात करते हैं, तो हम बेसिकली इस बात की बात करते हैं कि किस तरह से हम दूसरे देशों तक हम क्या करते हैं, अपनी वस्तु और सेवाओं का निर्यात करते हैं, साथ ही साथ दूसरे देशों से हम वस्तु और सेवाओं का आयात करते हैं, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करते हैं. ओके, जैसे मैं कह रहा हूं कि इंडिया ने जापान को कुछ प्रोडक्ट सेल किया, यानी कि वो क्या है, वो एक एक्सपोर्ट है. एक देश से दूसरे देश को हम बेच रहे हैं, दैट इज एक्सपोर्ट. यदि जापान से कोई टेक्नोलॉजी को हमने अडॉप्ट किया, खरीदा इंडिया ने, दैट इज इंपोर्ट. ओके, तो इन बात को ध्यान में रखने की एक्सपोर्ट किसे कहते हैं और इंपोर्ट किसे कहते हैं. अब देखते हैं इसके डेफिनेशंस को. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिफरेंस हमारे को ये कह रही है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए स्टेटमेंट. ये क्या है, एक स्टेटमेंट है ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शोइंग ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस. ये एक स्टेटमेंट है जो क्या शो कर रहा है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को शो कर रहा है, या फिर कह सकते हैं इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को. ओके, ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. एक कंट्री के साथ पूरे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ, एक कंट्री और पूरे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ क्या कर रहा है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की स्टेटमेंट को शो कर रहा है ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम. जनरली इट इज कॉल्ड 1 ईयर. ठीक है, यानी एक साल के दरमियान जो भी आर्थिक गतिविधियां हुई एक देश से दूसरे देशों की, उन सारे गतिविधियों के रिकॉर्ड को शो करता है कौन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसे हम लोग BOP भी कहते हैं. ओके, इस बात को याद रखिएगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली हमारे को क्या कह रहा है कि एक देश से दूसरे देशों को जब हम कोई सामान को बेचते हैं या वहां से कोई चीजों को खरीदते हैं, यहां से गुड्स नहीं बल्कि सर्विसेज भी आएंगी बैलेंस ऑफ पेमेंट जब मैं जिक्र कर रहा हूं. तो इस बैलेंस ऑफ पेमेंट गुड्स के साथ सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है. इस बात को आप याद रखिएगा. तो वही कह रहे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या कर रही है, एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, एक देश से रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को क्या कर रही है, ये रिकॉर्ड रखती है. ये एक स्टेटमेंट है. ओके, ट्रेड का, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का क्या है, ये स्टेटमेंट है. उसके बाद ये कह रही है कि मॉनेटरी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू. अब मॉनेटरी ट्रांजैक्शन तो होगी, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस तो होगी देशों के बीच, डिफरेंट कंट्रीज के बीच, लेकिन वो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन किससे होगी. तो फर्स्ट नंबर कह रही है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी एक देशों से या फिर दूसरे देशों से एक देश को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की बात कर रही है. किसकी, गुड्स की, जिसे हम लोग देख सकते हैं, जो विजिबल हो, जो टेंजिबल हो, जिसे हम लोग छू सकते हैं. सपोज दैट बहुत सारा मार्केट जो है इंडिया ने जापान को एक्सपोर्ट किया, तो इसे हम लोग देख सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज टेंजिबल. इसे छू सकते हैं, टेंजिबल है, जिसे देख सकते हैं, जो विजिबल हो. ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग गुड्स. तो गुड्स का क्या करना, एक्सपोर्ट करना या फिर इंपोर्ट करना. ओके, इस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के दरमियान जो भी मनी का ट्रांजैक्शंस होता है, इसके रिकॉर्ड को रखा जाता है किसके अंदर, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर. ओके, नेक्स्ट कह रही है कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, और ये गुड्स के साथ सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को भी ये क्या करती है, रिकॉर्ड रखती है. जैसे बहुत सारी सर्विसेज जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री को जाती है, या फिर दूसरे कंट्री से एक कंट्री की ओर आती है, जैसे डॉक्टर की सर्विस, टीचर्स की सर्विसेज और इंजीनियर्स की सर्विसेज. इन सर्विसेज को भी हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर रिकॉर्ड कर कर रखते हैं. इस बात को आपको याद रखनी है. इसके बाद थर्ड नंबर कह रही है कि इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स. फाइनेंशियल एसेट्स का भी सेल एंड परचेज डिफरेंट कंट्रीज के बीच होता है. तो जैसे किसी कंट्री ने किसी कंट्री का शेयर खरीद लिया, बॉन्ड खरीद लिया, या फिर कोई दूसरा आदमी जो है एक कंट्री का शेयर बॉन्ड को खरीदता है, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है. ठीक है, ये सारे सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. फाइनेंशियल बेसिकली ये कहा जा रहा है, किस बात किया जा रहा है, इंटरनेशनल सेल एंड परचेज फाइनेंशियल एसेट्स. फाइनेंशियल एसेट्स का सेल एंड परचेज हो रहा है, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है. तो इसकी भी मॉनेटरी वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर रिकॉर्ड करके रखते हैं. इस बात को याद रखिएगा. उसके बाद फोर्थ नंबर कह रही है कि इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ रियल एसेट, यानी रियल एसेट, जैसे कि मैं कह रहा हूं प्लांट्स, मशीनरी, ये सारे रियल एसेट्स है. तो रियल एसेट्स के भी जो रियल एसेट्स को भी हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट करते हैं. इसके वैल्यू को भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोग जगह देते हैं. इस बात को आप याद रखिएगा. अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कोई कंट्री एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है, या फिर इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट ज्यादा करता है. तो ये आखिर एक्सपोर्ट अच्छा होता है कि इंपोर्ट अच्छा होता है, हमारे लिए बहुत जानना अहम होता है. तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, जब हम लोग कोई चीजों को एक्सपोर्ट करते हैं, तो क्या होता है, हमारे पास फॉरेन करेंसी आती है हमारे पास. ठीक है, लेकिन जब इंपोर्ट करते हैं कोई चीज, हम किसी कंट्री से खरीदते हैं, तो हमारा करेंसी किसी और कंट्री में जा रहा है, यानी कि हम पैसा कहीं और दे रहे हैं. तो जब हमारे पास बहुत सारा पैसा हम किसी कंट्री को देने लगे, तो हमारे पास क्या होगा, अपनी
जो हमारी हमारी करेंसी है वो खत्म होता चला जाएगा। तो ये एक अच्छी सिचुएशन नहीं है। तो जितना हम ज्यादा से ज्यादा क्या करें, एक्सपोर्ट करें, ये हमारे लिए फायदेमंद होता है कि बहुत सारा एक्सपोर्ट करेंगे हम, क्या होगा, हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगा। साथ ही साथ जब हम एक्सपोर्ट करते हैं चीजों का, तो हमारे कंट्री में वो चीजें क्या होती है, बनती है, वो चीजों का प्रोडक्शन होता है, वो चीजें निर्माण होती है। और जब ये चीजें बनेगी तो हम लोगों की इंप्लॉयमेंट भी बढ़ेगी कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर, साथ ही साथ हमारा जीडीपी भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा। तो एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है किसी कंट्री के लिए, इंपोर्ट से कहीं ज्यादा। तो अब देखते हैं कि एक्सपोर्ट ज्यादा हो और इंपोर्ट कम हो तो कैसे सिचुएशन बनती है, और एक्सपोर्ट कम हो इंपोर्ट ज्यादा हो तो वो कैसी सिचुएशन बनती है। पहले में से इरेज करो। जब एक्सपोर्ट हमारी ज्यादा हो, मान के चलिए इट इज एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट किसी कंट्री का एक्सपोर्ट ज्यादा, सपोज इट इंडिया जो है, ये इंडिया, इंडिया कंट्री है, तो ये जापान, इंडिया और जापान के बीच एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हो रहा। और हमने देखा पहला कंडीशन से कि जब इंडिया ने एक्सपोर्ट ज्यादा किया और जापान ने इंपोर्ट, यहां एक्सपोर्ट होती है, इसके पास इंपोर्ट हो गई है। ओके, अब देखिए इंडिया ने ज्यादा एक्सपोर्ट किया, यानी ये क्या हो गया, ये इंडिया के लिए ये हो गया सरप्लस, ये हो गया सरप्लस ट्रेड कहेंगे। ओके, तो जब इंडिया ने क्या किया, एक्सपोर्ट ज्यादा किया, यानी कि इंडिया ने अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को ज्यादा बेचा किसी कंट्री को, तो ये हो गया इंडिया के लिए, क्या हो गया, ये सरप्लस हो गया इंडिया के लिए, यानी इंडिया को ये फायदा ज्यादा होगा, ये ज्यादा ज्यादा करेंसी आएगी। लेकिन जब अब हम क्या देख रहे हैं दूसरे कंडीशन में, दूसरे कंडीशन में हम ये देख रहे हैं कि इंडिया जो है उसने इंपोर्ट ज्यादा कर दिया, इंडिया ने इंपोर्ट ज्यादा कर लिया, और इंडिया ने इंपोर्ट ज्यादा कर लिया और एक्सपोर्ट कम किया। इंडिया ने इंपोर्ट ज्यादा कर लिया, यानी दूसरे देशों से सामान ज्यादा खरीद लिया और अपने देश से दूसरे देशों को कम बेचा, यानी जापान को कम बेचा। तो ऐसे कंडीशंस में हमें देखने को मिलता है डेफिसिट ट्रेड, या फिर डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कहते हैं, डेफिसिट ट्रेड की या फिर डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, अब समझिएगा बात को। अब दोनों कंडीशन हमने क्या देखा, पहला कंडीशन देखा कि एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है चीजों और वस्तुओं सेवाओं का इंडिया जापान को, ठीक है, दैट इज सरप्लस ट्रेड हो गया, यानी इंडिया ने ज्यादा चीजों को बेचा वहां पर जापान के अंदर। उसके बाद इंडिया ने फिर क्या किया, इंपोर्ट ज्यादा कर लिया। इस बार इंडिया ने बहुत सारी चीजें खरीद लिया, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा डेफिसिट उसकी कहलाएगी, यानी घाटा उसकी हो जाएगी। तो दो कंडीशंस को आप हमेशा जहन में रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा अब हम देखेंगे कि किस तरह से जब क्रेडिट आइटम्स में क्या जाता है, डेबिट में क्या जाता है, वो समझिएगा। तो जब भी किसी कंट्री को अर्निंग होगी, जब कोई कंट्री अर्निंग करेगा यानी उसके पास पैसे आ रही है, तो वो किस साइड रिकॉर्ड रखा जाएगा, उसका क्रेडिट साइड। इस बात को याद रखिए कि डेबिट और क्रेडिट साइड क्या जाता है। तो पहले मैं लिख दूं क्रेडिट साइड, तो ये डेबिट साइड। तो जितनी भी हमारे पास जितनी भी गेन होगी, हमारे को जितना हमारे पास अर्निंग होगा वो हमारे को क्रेडिट में लिखनी है, और जो भी हम किसी और मुल्क को दे रहे हैं वो हमारी क्रेडिट में जाएगी। इस बात को याद रखिए। जैसे हमने अमेरिका से बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज खरीद लिया, तो हमारे को पैसा देना पड़ रहा है, तो हमारे से जाएगा डेबिट में, हमारे हाथ से पैसा गया यानी वो जाएगा डेबिट साइड। और जब हमने मान के चलिए कि जापान को कुछ बेच दिया, यहाँ की गुड्स एंड सर्विसेज जापान को बेचा, तो वहां से हमारे को पैसा आएगा, तो वो रिकॉर्ड होगा क्रेडिट साइड। तो इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, इस बात को, किस तरह की कौन सी डेबिट साइड और कौन सी क्रेडिट साइड जाती है। अब देखते हैं इसकी कंपोनेंट्स क्या है। इट मींस व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, इस बात को देख लेते हैं हम। तो बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट की तीन कंपोनेंट हम आमतौर पर पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे बुक्स में आपको दो ही कंपोनेंट मिलेगी देखने को, जिसे हम लोग कहते हैं करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। लेकिन बहुत सारे बुक्स है जिसमें तीन अकाउंट का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर बेसिकली बहुत सारी बुक्स में आपको दो ही अकाउंट को पढ़नी है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। लेकिन बहुत सारी किताब ऐसी भी है जहां पर तीन अकाउंट का जिक्र किया गया, पहली करंट अकाउंट, दूसरी कैपिटल अकाउंट और तीसरी ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। अब देखते हैं तीनों को वन बाय वन। पहले मैं लिख दूं, फर्स्ट इज करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। सेकेंड इज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। थर्ड इज ऑफिशियल रिजर्व, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। तो ये तीनों अकाउंट्स को हमें वन बाय वन जिक्र करना है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। जिस अकाउंट का हम लोग पढ़ते हैं दैट इज
करंट अकाउंट, सेकंड कैपिटल अकाउंट, थर्ड इज ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। इन तीनों को वन बाय वन हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं करंट अकाउंट को। तो पहले मैं यहाँ लिख दूं करंट अकाउंट क्या है, किसे कहते हैं, उसके बाद हम इसे समझते हैं। ओके, तो अब देखते हैं हम कि करंट अकाउंट बेसिकली किसे कहते हैं। तो बेसिकली करंट अकाउंट ये कह रहे हैं कि करंट अकाउंट रिकॉर्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट। ये क्या रिकॉर्ड करता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट, यानी रिसिप्ट और पेमेंट को ही रिकॉर्ड कर रहा है। लेकिन किस तरह की पेमेंट को, रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ एन अकाउंट ऑफ सच ट्रांजेक्शन, ऐसे ट्रांजेक्शंस का विच डू नॉट इंपैक्ट एसेट्स एंड लायबिलिटी, जो एसेट्स और लायबिलिटी यानी हमारे संपत्ति या हमारे दायित्व पर स्टेटस ऑफ ए कंट्री इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी हमारे एसेट्स और लायबिलिटी पर ये किसी तरह का प्रभाव नहीं डालता हो। करंट अकाउंट बेसिकली उस अकाउंट, उस रिकॉर्ड को कहते हैं या फिर उस अकाउंट को कहते हैं जिस अकाउंट में ना ही हमारी एसेट्स को, संपत्ति को, और ना ही हमारी लायबिलिटी यानी हमारे को दायित्व को किसी तरह का वो फर्क नहीं पड़ता है उससे, जिस अकाउंट से किसी हमारी लायबिलिटी या फिर एसेट्स को किसी तरह का प्रभाव ना डाले, दैट इज करंट अकाउंट। ठीक है, तो इस अकाउंट को बोलते हैं हम लोग करंट अकाउंट। जैसे हमने कहा कि हमें दूसरे मुल्क को कुछ बेचा या फिर दूसरे मुल्क से कुछ खरीदा, तो करंट ट्रांजैक्शंस होता है ये हमारी एसेट्स लायबिलिटी किसी तरह का फर्क नहीं डालेगा। ओके, इस बात को याद रखिएगा। अब देखते हैं इसके अंदर इसकी अपनी क्या कंपोनेंट्स है। ट्रेड इन विजिबल गुड्स या फिर इसको मर्केंडाइज गुड्स भी कहते हैं, जो विजिबल होती है उसको मर्केंडाइज बेसिकली कहते हैं। तो ट्रेड इन विजिबल गुड्स यानी जिसे हम लोग देख सकते हैं, वैसे गुड्स को जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ओके, उसके बाद सेकंड नंबर बी नंबर कह रही है ट्रेड इन इनविजिबल गुड्स, यानी ऐसे ट्रांजैक्शन जो इनविजिबल हो, जो दिखे ना, उसे भी हम लोग इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। इसके साथ करंट ट्रांसफर, बेसिकली करंट ट्रांसफर ऐसा ट्रांसफर करते हैं जो यूनिलैटरल टाइप का हो, यानी एक तरफा हो। जैसे किसी कंट्री ने किसी कंट्री को डोनेट किया कुछ पैसा, तो वो यूनिलैटरल है, वो बिना किसी चीज को एक्सेप्ट किए वो उसे डोनेट करता है, उसके बदले में उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। साथ ही साथ ग्रांट्स की हम बात करते हैं, कोई देश जो है किसी देश को मदद करता है, ग्रांट्स करता है, हेल्प पहुंचाता है, तो वो क्या है, यूनिलैटरल, एक तरफा है, वो ग्रांट्स के बदले उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। इसके साथ कभी कभी देखते कोई कंट्री जो किसी को गिफ्ट देता है, तो ये भी क्या है, ये भी बेसिकली एक तरह का यूनिलैटरल पेमेंट या फिर क्या है, ट्रांसफर पेमेंट है। तो इस बात को याद रखिएगा कि ट्रांसफर पेमेंट भी हमारे बीओपी का हिस्सा होती है। उस बीओपी के अंदर हमारे बीओपी के किस कंपोनेंट का हिस्सा होती है, करंट अकाउंट का हिस्सा होती है। इस बात को याद रखिएगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांसफर पेमेंट को भी रिकॉर्ड रखता है, विजिबल गुड्स को, इनविजिबल गुड्स को, साथ ही साथ ट्रांसफर पेमेंट जितनी भी हमारी होती है उन सारे ट्रांसफर पेमेंट को भी यह रिकॉर्ड रखता है। इस बात को याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट पर कि कैपिटल अकाउंट हमारी क्या करिए। यदि हम किसी कंट्री से बोरो कर रहे हैं, किसी कंट्री को हमने लेंड किया यानी उधार दिया, क्या ये कैपिटल अकाउंट में आएगी या एफडीआई, एफआईआई वगैरह, ये क्या होती है, तो इसे हम देखते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो पहले मैं इसे इरेज कर लूं। तो अब देखते हैं हम कैपिटल अकाउंट्स को। तो ध्यान से देखिएगा कि कैपिटल अकाउंट क्या करिए। हमने करंट अकाउंट में देखा था कि एसेट्स और लायबिलिटी से कोई उसका सरोकार में कोई मतलब नहीं होता है, वो एसेट्स लायबिलिटी पे किसी तरह का इंपैक्ट नहीं डालता करंट अकाउंट के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है। लेकिन कैपिटल अकाउंट्स के अंदर क्या ये हमारे एसेट्स और लायबिलिटी पर क्या किसी तरह का असर डालती है, अब देखते हैं। तो ये कह रहे हैं कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ सच ट्रांजैक्शंस व्हिच कॉज एन इंपैक्ट ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ ए कंट्री इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये बताना चाह रही है कि यहां जो हमारी ट्रांजैक्शंस होती है वो ट्रांजैक्शंस डायरेक्ट रूप से हमारे एसेट्स और लायबिलिटी पर क्या करती है, प्रभाव डालती है, इंपैक्ट करती है हमारे एसेट्स को और लायबिलिटी को, यानी हमारी जो संपत्ति होती है या हमारी दायित्व होती है, लायबिलिटी होती है, उस पर यह असर डालती है। किस तरह से असर डालती है वो देखते हैं। तो इसके कंपोनेंट्स हमें बताइए किस असर डालती है। तो लोन, जैसे हमने किसी को लोन दे दिया, ठीक है, तो यह किसी का लायबिलिटी बना, तो किसी की लायबिलिटी पर यह असर डाला कि उसकी लायबिलिटी बढ़ चुकी है अब। ओके, यानी ये हमारी लायबिलिटी पर असर डाल रही है, हमारी डेफिनेटली हमारी लायबिलिटी पर असर डाल रही है। अब जैसे कहा हमने बोरोइंग, हमने किसी कंट्री पर बोरो कर लिया, तो हमारे ऊपर ये लायबिलिटी बन चुकी है। तो हमने किसी कंट्री से कुछ पैसा बोरो किया, उधार मांगा कि भैया हमारे कुछ पैसा दे दीजिए, तो हमारे कंधे पर तो हमारी एक बोझ आ चुकी है, लायबिलिटी बढ़ चुकी है, हमारी दायित्व बढ़ चुकी है कि हमें किसी को चुकाना है बाद में, तो ये हमारी लायबिलिटी हुई, तो हमारी लायबिलिटी बढ़ चुकी है यहाँ पर। तो ये हमारी आई किसके अंदर, कैपिटल अकाउंट्स के अंदर। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करें, उसमें हम बेसिकली बात करें एफडीआई और एफआईआई की बात करते हैं। जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हमने कहीं इन्वेस्ट कर दिया किसी दूसरे मुल्क में, तो हमारी एसेट्स तो बन चुकी है, हमने क्या किया, दूसरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, एफडीआई। और इसके साथ साथ यदि हम बात करें एफआईआई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, यानी शेयर और बॉन्ड्स में जो भी हम इन्वेस्टमेंट करती है हमारी कैपिटल अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड की जाती है। इस बात को याद रखिएगा।
तो यह थी हमारी कैपिटल अकाउंट। अब देखते हैं हम लोग ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। तो पहले में से तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट के अंदर देखते हैं कि हमारी जो आरबीआई है वह कितनी, हमारे आरबीआई के पास कितनी हमने इनफ्लो किया और कितनी आउटफ्लो किया। इस रिकॉर्ड को कौन रखती है? बेसिकली ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट के अंदर इस रिकॉर्ड को रखा जाता है। कह रही है कि द ओवरऑल बैलेंस इज फाइनली रिफ्लेक्टेड, जो भी ओवरऑल बैलेंस रिफ्लेक्टेड करे इन द ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट ऑफ आरबीआई। इंडिया के अंदर जो आरबीआई है वही क्या करती है, ऑपरेट करती है, किस तरह से हम लोग फॉरेन करेंसीज को रखनी है, ठीक है, कितनी दूसरों को हम लोग को देनी है। इस तरह से हम लोग ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट के अंदर जो फॉरेन करेंसी आरबीआई रखती है उसी चीज को बेसिकली कहा गया है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। कि ऑफिशियल रिजर्व में हमारे पास कितनी फॉरेन करेंसी है, कितनी आउटफ्लो हो रही है, कितनी इनफ्लो हो रही है, ठीक है। इन सारे रिकॉर्ड्स को बेसिकली ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट के अंदर हम रखते हैं। होप सो कि आप समझ गए होंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।